Hello student, in this video we are going to discuss about chapter gravitation. Student, as you know, everything is attracted by earth, or we can say earth attract everything toward its by an unseen force of attraction. This force of attraction is known as gravitation or gravitational force. हर चीज अर्थ अपनी ओर खींचती है, ठीक है ना। हर चीज अर्थ की तरफ गिरती है, किसकी वजह से? एक फोर्स है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। ये हमें दिखाई नहीं पड़ता है, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन जो थे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज को एब्जॉर्व किया था कि अर्थ जो है हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो उन्होंने क्या बनाया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने दिया। What can this law state? This law state that every object in the universe attract other object by a force of attraction called gravitation, which is directly proportional to the product of masses of an object and inversely proportional to the square of a distance between them. अब क्या है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? कि जितने भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में सब क्या हो रहे? एक दूसरे को अट्रैक्ट हो रहे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन। और वो फोर्स जो है वो क्या है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो दो बॉडी हैं उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो हम कह सकते हैं ये फोर्स है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 d स्क्वायर, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, ठीक है। d क्या है? दो मासेस के बीच डिस्टेंस है। ये दो ऑब्जेक्ट का मास है m1 और m2, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई चीज़ कांस्टेंट आती है, तो वो कांस्टेंट है g। तो F इक्वल टू g m1 m2 इंटू डी स्क्वायर, और g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस लॉ को अगर आप इसी को देखेंगे तो क्या कह रहा है लॉ? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। और यही है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब सपोज करो, यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि मास जो है दो बॉडी का मास, और जी की वैल्यू जो है फिक्स है। जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज अ यूनिट ऑफ जी, कैपिटल जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? F is directly proportional to m1 m2, where m1 and m2 the mass of the object, two object, and square of their distance, उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट आया जी, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। याद रखिएगा, ये आपको याद करनी है। अब क्या हो रहा है इसकी वजह से, क्या इंपॉर्टेंस है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इट बाइंड अस टू अर्थ। इसी की वजह से जो है हम अर्थ के साथ हैं, अर्थ के पास है, ये अर्थ से उड़ उड़ के दूर नहीं चले जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है? इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जो मून है वो एक ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा है, वो इसी फोर्स की वजह से है। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? ये अपने जो ऑर्बिट है उससे इधर उधर हो जाएगा,
लेकिन क्या है, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही क्या है, ये मोशन हो रहा है, अर्थ के चारों ओर मून चक्कर काट रहा है। जब ये बात मून के लिए लागू होती है सेम, और प्लैनेट के लिए लागू होती है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। इसकी वजह से ही क्या है, सभी प्लैनेट जो हैं अपने अपने ऑर्बिट में सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं। और आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही क्या होते हैं, समुद्र में क्या होते हैं, टाइड्स आते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल। किसको कहते हैं हम फ्री फॉल? व्हाट इज फ्री फॉल? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल डाउन towards the earth under the gravitational force alone, we can say object is free fall. जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है, केवल और केवल उस पर किसका प्रभाव है? ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव की वजह से गिरता है, मतलब तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं वो क्या है, फ्री फॉल है। अब फ्री फॉल में क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी चेंज। अब वेलोसिटी उस बॉडी की क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। और वेलोसिटी का चेंज क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इज ए एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं इट इज, वो बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। और जो ये एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट मीन जो फ्री फॉलिंग बॉडी जब गिर रही है ऊपर से, उसका वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट कर रही है, और ये एक्सेलरेशन कहलाता है क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करते हैं, और इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट वैसे भी आपको पता है, आपने मोशन वाले फोर्स वाले दोनों चैप्टर में पढ़ी है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब the motion of object under the influence of gravity does not depend on the mass of the body. वो मास पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? वो बिल्कुल भी, मतलब मास अगर चेंज होता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो छोटा ऑब्जेक्ट हो, बड़ा ऑब्जेक्ट हो, सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, लाइट ऑब्जेक्ट हो, हैवी ऑब्जेक्ट हो, उसका कोई भी फर्क जो है उसके मोशन पर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ग्रेविटी वही की वही रहेगी, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मास चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। अब व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दोनों के बीच रिलेशन क्या है? अब आप देखिए, हमें पता है F इक्वल टू, हमने खुद ही देखा, G m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है। और हमें ये भी पता है जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ। अब यदि F जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी ऑब्जेक्ट का, मान लिया ये ऑब्जेक्ट M, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, M इक्वल टू G, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये छोटा m दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है m, इस पे क्या हो रहा है, फोर्स जो लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, m पे, और हम जानते हैं F इक्वल टू ma, ठीक है। अब जब ये फोर्स एक्सेलरेशन किसकी वजह से लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से, तो हम कह सकते हैं a इक्वल टू g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट मीन्स F इक्वल टू mg। और अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो mg इक्वल टू g m स्मॉल m डी स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया और g इक्वल टू आ गया कैपिटल G m अपॉन डी स्क्वायर। ये रिलेशन है किसमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है डिफरेंस क्या है इन दोनों में। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में डिफरेंस क्या है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है G, कैपिटल G, सबसे पहले तो हम यूनिट की बात करें, उसकी यूनिट होती है
इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जबकि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। और चाहे हम कहीं पे भी जाएं, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है कैपिटल जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो हम कह सकते हैं इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर, हमेशा और हर जगह पे कांस्टेंट रहती है। जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो वेरी हो सकती है। अगर कुछ प्लेसों पे क्या होती है, अगर हम चेंज कर दे, प्लेस वेरी करें तो वैल्यू भी चेंज हो सकती है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड है बट इसकी डायरेक्शन नहीं है। जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, ये दोनों के बीच डिफरेंस है। नेक्स्ट है जो टॉपिक है, व्हाट इज मास। मास क्या है? द मास ऑफ ए बॉडी इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। जितना किसी बॉडी में मैटर होता है वो उसका मास कहलाता है। और मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू हो बट नो डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन नहीं हो। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास ऑफ ए बॉडी डिनोटेड बाय स्मॉल एम, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। और मास ऑफ बॉडी रिमेन कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे कहीं पे भी जाएं मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा और ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। और एक बात और याद रखिएगा, मास इज मेजर बाय बीम बैलेंस। हम मास को बीम बैलेंस से ही मेजर कर सकते हैं, दूसरे बैलेंस से नहीं, मतलब दूसरे तराजू से नहीं। अब बात होती है वेट की। तो वेट क्या है? द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिस फोर्स के साथ कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है वो कहलाता है उस ऑब्जेक्ट का वेट। तो हमें पता है फोर्स क्या हो गया, बिफोर अट्रैक्ट हो रहा है इट मीन्स फोर्स है, फोर्स इक्वल टू एम ए। और अगर हम अर्थ की बात करें, ए किसके इक्वल होता है? जी के, तो फोर्स हो गया एम जी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट। तो किसके बराबर हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वेट के इक्वल हो गया। और हम कह सकते हैं वेट और फोर्स सेम थिंग है। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन, क्योंकि वो भी तो एक फोर्स है, ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करता है? वो करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। इसकी मीन्स स्मॉल जी पे डिपेंड करता है वेट। और वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसकी वैल्यू के साथ साथ, इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी है। और वेट इज मेजर बाय स्प्रिंग बैलेंस। और वेट जीरो हो सकता है, जबकि मास कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन वेट जीरो हो सकता है। अगर किसी प्लेनेट में क्या है? जीरो है, तो उसका वेट क्या हो जाएगा? मास चाहे कुछ भी हो, m इंटू जी। जब जी जीरो है तो वेट भी जीरो हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, मून पे कितना वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट का? 1/6 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अर्थ में जो वेट है उसका 1/6 मीन्स अगर यहाँ पर कोई पर्सन जो है 60 kg का है तो मून में उसका वेट केवल 6 kg आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये नोट्स हैं, राइट डाउन दिस नोट्स इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।